हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है विराम चिन्ह। अब भाई ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्या आपको पता है कि विराम चिन्ह एक्चुअल में क्या होते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इतना स्पीचली तरीके से 2 लाइन बोलने का मतलब क्या हुआ? करेक्ट। तो जब भी हम आपस में बात करते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम आपस में बात करते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि हम कहीं पॉज लेते हैं, कहीं पे हमारे मतलब जो भी हमारा बोलने का टोन होता है तो उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम एकदम शॉक्ड हो रहे हैं, कहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क हो रहा है, कहाँ पे हमारी बातें रुक रही है, कहाँ पे हमारा कॉमा कॉमा चल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है तो क्या हुआ, वहां पर एक थोड़ा सा डैश रुका, फिर मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, फिर एक कॉमा लगा, मतलब एक स्पेस रुका, देन वहां पे हुआ कि विराम चिन्ह एक्चुअल में क्या होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा। तो जब हम अपने थॉट्स को, अपनी बातों को जब हम कन्वर्सेशन में लेके आते हैं, अपनी बोलचाल जो है, बातचीत को जब हम आपस में करते हैं तो हम अपने मतलब नॉर्मली तब तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पर हम रुके, मतलब हम नॉर्मल जिस तरीके से बात करते हैं तो कहीं कहीं हम रुकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन मार्क आता है, कहीं पे पूर्ण विराम आ जाता है। तो जब हम अपनी बातों को लिखते हैं, ठीक है, जब हमारी बातचीत को, हमारे वार्तालाप को लिखते हैं तो जिस टोन में हम, जिस फ्लो में हम बातचीत करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जब उसको लिखने लगते हैं तो वहां पे जहां जहां हमारे पॉज आते हैं, जहां क्वेश्चन मार्क आते हैं तो वहां पे हम उसको रिटन फॉर्म में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हमें पता नहीं है ना कि किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको कहा फिर यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है तो लिखने में हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे किस फ्लो में बोला गया है? तो उसको एज इट इज जैसे हम बोल रहे हैं उसको वैसे ही फ्लो में बताने के लिए जब लिखा जाता है तो यहाँ पे यूज किए जाते हैं विराम चिन्ह। मतलब अपनी कन्वर्सेशन में जो एक फ्लो लाना होता है तो उसको क्लैरिटी रखने के लिए हम यूज करते हैं विराम चिन्ह। जैसे क्या आपको पता है विराम हैं लास्ट में है के बाद में क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सामने क्या लगाया है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है। तो अब आपको कैसे पता होगा कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ? क्योंकि है, फिर मैं कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया, फिर मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो जो फ्लो एक्चुअल में हम अपनी बातों में लाते हैं, जो हम एक्चुअल में हम उसको बताते हैं, तो उन्हीं चीजों को यूज करने के लिए हम, मतलब रिटन फॉर्म में रखने के लिए हम यूज करते हैं विराम चिन्ह का। चलो थोड़ी सी प्रोफेशनली एक डेफिनेशन पढ़ लें। जब हम अपने मनोभाव को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो अपनी बातों को समझाने या किसी कथन पर बल देने के लिए बातचीत में रुकते हैं। डेफिनेटली मतलब हम कहीं कहीं पॉज लेते हैं, रुकते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेकर के अपनी बातें करते हैं और सारे चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अपनी बातों से जो हमारा टोन होता है बात करने का, तो उससे वो क्लियर होता है, ठीक है, कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम जैसे ओहो ओहो बोला है तो क्या हुआ, एक चिन्ह लगा हुआ है तो उसका मतलब गलत है, और एक आहा करके होता है, एक वाव वाला फीलिंग होता है। तो उस तरीके से हम टोन में तो बोल देते हैं, लेकिन इस मतलब वो एक्सप्रेशंस को समझाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करने या कथन पर बल देने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन एकदम ईजिएस्ट वे में समझाई है, ठीक है, कि जब हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो उसी बातों के फ्लो को समझने के लिए उसी तरीके से हमें लिखना होता है, और उस लिखने के लिए हम जिस चिन्हों की मदद लेते हैं, जिसकी हेल्प लेते हैं, वही कहलाते हैं हमारे विराम चिन्ह। अब आप कहेंगे कि मैम आप इतने सारे अलग अलग, जब हम बातें करते हैं तो इतनी सारी जगह पर हमारे अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस या वर्ड्स होते हैं जिसके हिसाब से हम रुकते हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से रुकते हैं तो यस, जब इतने डिफरेंट टाइप के हमारे थॉट्स है, हमारे इमोशंस है, तो डेफिनेटली इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो रिटर्न में जो चिन्ह यूज होंगे वो भी बहुत ही विभिन्न प्रकार के होंगे, और वो सारे विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वही बात फिर से कह दी गई, विराम चिन्हों के प्रयोग से। अच्छा, अब विराम चिन्हों के प्रयोग से क्या इंपॉर्टेंस होंगी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही समझ लिया कि हम जो लिखा हुआ है तो उससे वो किस इमोशन में बात की जा रही है, उसके पीछे का भाव क्या है, तो वो समझने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, हम मौखिक रूप में हैं, तब तो हम अपनी जो हमारी टोन है, ठीक है, उसी से हम क्लियर कर देते हैं कि हमारे भाव क्या है, ठीक है। जैसे ओहो
आहा, ओहो। ठीक है, दो टोन में हमने बात कर ली। तो अब हमको जब लिखना होगा तो उसे क्लियर करने के लिए कि हम वो किस भाव से कह रहे हैं, तो हमें वहां पर मदद करता है विराम चिन्ह। ठीक है, जो भी विराम चिन्ह जिसके लिए यूज किया जाता है तो वो उसकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने में मदद करता है, कथन को प्रभावपूर्ण बनाता है, मतलब और ज्यादा। क्योंकि नॉर्मली अगर आप लिख दे, जैसे कि सपोज ये वाला है कि भाषा के प्रयोग में लिखित रूप में रुकने के लिए जिन किया जाता है, अगर मैं इसे कॉमा हटा दूं, हम कहते हैं ना कि जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, मैंने एक पॉज लिया, फिर उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमा जो है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, अपने आप यहाँ पे रुका है। अगर मैं इसको हटा दूं, जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह किया जाता है, तो ये एकदम इफेक्टफुल नहीं लगता ना, एकदम प्रभावपूर्ण ये सेंटेंस नहीं लगता है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, क्योंकि कोई एक विराम चिन्ह तो है नहीं, क्योंकि हमारे इतने सारे एक्सप्रेशंस है, इतने सारे भाव है, तो उन सबको व्यक्त करने के लिए भी अलग अलग लगेंगे। तो देखो, पहले तो देख लेते हैं कि कितने विराम चिन्ह होते हैं। और ये जो रेड वाला ना, तो ये मतलब जब भी आप लाइन में लिखने जाते हैं तो आप वहां पर इसका नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनको इनके एक संकेत बताए गए हैं, और वहां पे जहां पे भी इनकी आवश्यकता होती है हम वहां पर इनके संकेत का प्रयोग करते हैं। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये एक भाषा है, और जहां पर भाषा का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर इन सारी चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है कि उचित स्थान पे हम कहाँ पे कौन सी चीज का उपयोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब लिखने जाते हैं, हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो वहां पे हमारा कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क्स आते हैं, तो ये सारी चीजें हम वहां पर भी यूज करते हैं। तो हमें सिमिलरली यहाँ पर भी उन चीजों का सही प्रयोग आना चाहिए, क्योंकि बिना इन मार्क्स के अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो अधूरा हो जाएगा। जैसे आपको स्टोरी राइटिंग पर लिखने के लिए आ रहा है कि आपको कहानी लिखना है, आपको चित्र वर्णन करना है, चित्रों को देख के अपना वर्णन मतलब स्टोरी लिखनी है, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप एसे लिख रहे हो, कहीं पे भी अगर इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये लाइफ टाइम में आपको काम आने वाला है कि कौन से चिन्हों का प्रयोग आप कहां पर करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये वाले जितने भी रेड वाले हैं ना, तो ये इनके संकेत है। आप उन संकेत को इन नामों से जानते हैं। आपने याद देखा होगा कि पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, जब आपकी बात खत्म हो जाती है तो हम वहां पर एक कॉमा लगा देते हैं, मतलब इंग्लिश में या हिंदी में बात करें तो हम वहां पर एक डंडा खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारी बात खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ मेरी बात खत्म होगी, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लग चुका है, मतलब यहाँ पर लग चुका है एक पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब खत्म, ये पूरा रेस्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चलो इसको डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, एक बार फटाफट इनको देख लेते हैं। चलो, उसके बाद में आता है अर्धविराम। अर्धविराम क्या होगा? एक डैश, एक डॉट है और एक कॉमा है। अल्प विराम मतलब सिर्फ एक, क्योंकि पूर्ण अर्धविराम तो ये था, अल्प विराम क्या होगा? ये इसको हम कॉमा भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, जहां पे भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। विस्मय वाचक चिन्ह है ना, एक्सप्लेनेशन मार्क, आहा ओहो, वहां पे जो एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है या विस्मय वाचक चिन्ह लगता है वो ये हुआ। योजक या विभाजक मतलब ये डैश, आपने द्वंद्व समास वगैरह में पढ़ा होगा ना कि माता पिता मतलब एक डैश लगता है दोनों को जोड़ने के लिए और के नाम से। ठीक है, तो ये विभाजक हुआ, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है या उनको जोड़ रहा है। ठीक है, माता और पिता, मैं और तुम, एक तो हम लोगों को अलग करेगा, ये तो फिर इन्हें जोड़ेगा। तो ये योजक और विभाजक हुआ, ये हाइफन हो गया। देन आता है निर्देशक, एक डैश। अच्छा, अब वहां पर जो डैश था वो है दो चीजों को जोड़ने के लिए या दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्लियर, मतलब दोनों के बीच में फर्क ये करने के लिए। और ये जो डैश है ये क्या है कि आपने कोई हेडिंग डाल दी और आप डैश लगा के लिखते हैं ना, तो ये वो वाला डैश है, एक निर्देशक के तौर पे। उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा, ये वाले दो तरीके के हो गए कि आप एक तरीके से किसी चीज को स्पेशली कोई चीज आपको इंडिकेट करनी है तो आप बीच में लिखते हैं, जैसे सपोज उत्कृष्ट। ठीक है, आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा कर दिया। आप कहीं जगह ये दो इन्वर्टेड कॉमा होगा, कहीं जगह पर ये सिंगल इन्वर्टेड होगा। विवरण चिन्ह या साइन ऑफ फॉलोइंग, ये एक तरीके का निर्देशक हुआ, मतलब आप डैश करके लिखते हैं ना वही। कोष्टक ब्रैकेट आपको पता है, हंस पद ये एक शॉर्ट कॉमा लगा हुआ है, लाघव चिन्ह एक जीरो वाला सिंबल छोटा सा लगा हुआ है। अब इन सारे चिन्हों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो जिससे कि हमारे एग्जाम में हमारी हेल्प तो होंगी ही होंगी और हमारी
लाइफ में भी थोड़ा इजी आएगा, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो नॉर्मल टोन है वो हमारी हिंदी है, और कहीं ना कहीं हमें हिंदी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, कहीं लिखने में, कहीं कुछ करने में, तो वहां पर हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। और सेकेंड थिंग कि जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं, एक्चुअली मैं तो बहुत फ्लो में एकदम स्पीडली बोल रही हूँ, तो मेरे ये सारे जो चिन्ह हैं, जो विराम चिन्ह, ये स्किप्ड हो रहे हैं। क्लियर, जैसे मैंने स्किप्ड हो रहे हैं ये कॉमन, और फिर मैंने कहा ठीक है समझ आया ऐसे वाला, तो ये तो मेरे स्किप्ड हो रहे हैं। लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ये सारे चिन्ह जो है वो प्रयोग में आते हैं। क्लियर, तब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है, जब हम इन्हें लिखते हैं तब हम अपनी टोन के हिसाब से, जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम वहां पे इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर, चलो अब धीरे धीरे एक एक जितने भी विराम चिन्ह है उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, अब पूर्ण विराम जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि जहां पे आपकी पूरी बात खत्म हो जाती है वहां पर आप लगाते हैं, मतलब आपका एक पूरा सेंटेंस है वो खत्म हो गया है, तो आप क्या करेंगे, जहां पे मतलब पूर्ण, ऐसे करो ना, पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा, विराम, विराम मतलब रुकना, जहां पे आपका पूरा रुक जाते हो, मतलब जिसके आगे आप बढ़ने वाले नहीं हो, तो शब्द से समझे, उसकी जो डेफिनेशन है हम उसी से निकालेंगे। तो पूर्ण विराम जिसके मतलब वहां पे आपका पूरा विराम हो चुका है, इसके आगे आप नहीं बढ़ने वाले हो, तो आप वहां पर इसका गेट जो है वो क्लोज कर देते हो। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्राय सभी वाक्यों में लगाया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक का की जगह पर क्यों नहीं लगाया जाता, तो हमें पता है प्रश्नवाचक जो होता है वो क्वेश्चन मार्क के लिए होता है, लास्ट में जब भी कोई क्वेश्चन करने जाते हैं हम, तो वहां पर प्रश्नवाचक होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा, सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या लग गया, पूर्ण विराम, मतलब मैंने सब बता दिया कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, माली पौधों की देखभाल करता है, मेरी बात खत्म हो गई, मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम, ये फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म। लेकिन अगर प्रश्नवाचक हुआ तो लिखेंगे ना, क्या अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो ये तो पढ़ाते हैं क्या लग जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो इसके हिसाब से मतलब, और विस्मयवाचक में क्या अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, एकदम विस्मयवाचक हो गया ना, यहाँ पे ये लग गया, तो इन दो के जगह मतलब वो टोन अलग हो गया, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए, हमारे इमोशन भाव चेंज हो गए, तो भाव के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो जहां पे भी प्रश्नवाचक आए या विस्मयवाचक आए, तो वहां पर उसको छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जितनी भी बातों को, जितने भी सेंटेंसेस को हम खत्म करेंगे, तो वहां पे हमारा पूर्ण विराम लगने वाला है। जैसे हमें अपने आसपास हरा भरा बनाए रखना चाहिए, हमने फिर लगा दिया, हमारी बात खत्म हो गई। कभी कभी अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। हाँ, अप्रत्यक्ष मतलब कैसे, कि आप डायरेक्टली नहीं पूछते ना, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अच्छा अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो देखो क्या वाला जो क्वेश्चन है, क्या तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको नॉर्मल टोन में बोल रहे हैं, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आप वहां पर पे फुल स्टॉप ही लगाते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर इसकी जगह ऐसा होता तो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्वेश्चन मार्क यूज करते। कुछ देर पहले यहाँ कौन आया था, यहाँ कौन आया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे फुल क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन ऐसा बोलना कुछ देर पहले यहाँ कौन आया था, नॉर्मल टोन में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे, अच्छा मैं इसको ऐसा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इसी के बीच में लिखा गया। ठीक है, मतलब हर जगह आप मतलब हर क्वेश्चन मार्क में, जैसे कि वो क्वेश्चन मार्क जहां पे वो इनडायरेक्टली आ रहा हो, तो आप वहां पे नहीं लगाएंगे, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, इस टाइप से मैं बोल रही हूँ तो मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी, मैं क्या कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, अगर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो वहां पर फुल स्टॉप भी लगेगा। तो आई होप आप लोगों को जो पूर्ण विराम है ये बात समझ में आ गई होंगी कि हमें पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन मार्क के बारे में भी सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या होता है, जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए आप रुकते हैं तब आप इस चिन्ह का ये करते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप, तो जिस तरीके से मतलब आप थोड़े से मतलब आप अपना पूरा सेंटेंस पूरा क्लियर करते हैं, लेकिन उसके बीच में आप एक छोटा मिनी सेंटेंस डन करके आप थोड़ा सा स्पेस लेकर के रुकते हैं, आप थोड़ा वहां पे विराम लेते हैं, तो उसे कहते हैं अर्ध विराम। जैसे वो घर आया, ठीक है, वो घर आया थोड़ी देर बाद चला गया, तो क्या हुआ, वो घर आया,
हम थोड़ा सा रुके, लेकिन इसके बाद में स्टोरी अभी बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई है, तो क्या हुआ थोड़ी देर बाद में वो चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा स्पेस आया, पूरी बात खत्म नहीं हुई थी, तो यहाँ पर लग गया हमारा अर्धविराम। जो यहाँ फूलमाला चढ़ाते हैं, ये तो है, मतलब जो यहाँ फूलमाला चढ़ाते हैं, ये एक सेंटेंस तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, मतलब और बात आगे हो रही है। मतलब ये कह सकते हो कि जब आपकी कहानी अधूरी हो, ठीक है, सेंटेंस बोलने के बाद भी आपकी कहानी अधूरी होती है, तो वहां पर आप अर्धविराम लगा लेंगे। ठीक है, मतलब आप थोड़े से टाइम के लिए वहां पे रेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, अर्धविराम। मतलब एक पूर्ण विराम वाले रास्ते में अगर आप थोड़ी सी जगह पर रुक गए हो, तो वहां पर आप क्या लगाने वाले हो, अर्धविराम। जैसे कि जो यहाँ फूल चढ़ाते हैं, अच्छा, जो स्कूल आते हैं, क्लियर, वो अच्छे, उन्हें जल्दी समझ आता है, क्योंकि वो पूरी रेगुलर क्लासेस देखते हैं। ये बात समझ में आई? तो चलो, आई होप आपको अर्धविराम भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विराम की ओर, विराम बोले तो चिन्ह की ओर। हमारा नेक्स्ट है अल्पविराम। अब अल्पविराम क्या होता है, जब आप, जो आपका अर्धविराम है, अर्धविराम में क्या हुआ था कि आप वाक्य के मध्य में रुक गए थे, लेकिन इससे भी कम समय के लिए आप रुक रहे हो। ठीक है, मतलब आप बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहे हो फटाफट, राम, श्याम, मोहन, उदय, तो मतलब क्या कंटिन्यू आ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा एकदम, मतलब अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुक रहे हो, थोड़ा सा आप स्पेस ले रहे हो, मतलब थोड़ा सा ना, अरे यार, फिर रोका मैंने, वो तो वहां गया है, पर, तो इस टाइप पे जब आप रुकते हो तो उसको मतलब अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा। ठीक है, मतलब आप बहुत थोड़े समय के लिए जब रुकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अल्प विराम। जैसे कि हाँ, मैं ये चित्र बना लूंगा, ऐसे बोलते हैं, हाँ मैं ये चित्र बना लूंगा, तो मैं हाँ एकदम छोटे टाइम के लिए रुकी थी, तो यहाँ पे क्या, पर एक कॉमा लगा और फिर मैं कह रही हूँ कि ये चित्र मैं बना लूंगी। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, नहीं, थोड़ा सा रुके, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया कि तुम अंदर नहीं आ सकते, नहीं रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते, इस तरीके से हो गया। सरकार बदल जाने से मैं समझता हूँ कुछ बदला होगा, तो ये हो गया। कुछ रिपीट, फटाफट कुछ चीजें रिपीट हो रही है, कंटिन्यूअस कोई चीजें आ रही है, तो आप वहां पे भी कॉमा लगाएंगे। जैसे कि मोहन, रीता, सीता, गीता, जो भी है, ऐसे कंटिन्यू बोल रहे हो, तो आप एक एक कॉमा कॉमा कर करके आप सबको जो है कंटिन्यूअसली डाल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, देखो हाँ, कुछ कहीं कहीं पर ये चीजें कैसे आती है, जब कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, तो जो भी इंडिकेट कर रहा है उसके पहले, जैसे यहाँ पे लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, ये यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में आगे इन्वर्टेड कॉमा में, अब उसने जो भी कहा है आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लोगे। क्लियर? देखो, मिस्टर शर्मा MA, BEd, PhD है, मतलब उनके पास में इतनी सारी डिग्री है, वो रिपीटली फटाफट फटाफट क्या हो रहा है कि चेंज होते जा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो सबके बीच में ने कॉमा लगा दिया कि मिस्टर शर्मा MA, ठीक है, MA है, PhD उन्होंने क्या किया, MA देन कॉमा, BEd देन कॉमा, PhD फिर कॉमा, तो मतलब ऐसे ये बोल सकते हैं कि बहुत अल्प विराम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए जब कोई रुकता है, मतलब BEd, PhD, MCom ऐसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फटाफट एक थोड़ा थोड़ा रुक करके फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों, इतने सारे लोगों के साथ में भी रखने के लिए इनमें बीच बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विराम की ओर, सॉरी चिन्ह की ओर, विराम चिन्ह की ओर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आई डोंट थिंक कि मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो कहाँ पर प्रयोग होने वाले हैं। जब भी आप कहीं पे प्रश्न करेंगे, तो वहां पर आपका यूज होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमने पूर्ण विराम में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्या तुम पढ़ाई कर रही हो, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्या तुम पढ़ाई कर रही हो, एक क्वेश्चन हुआ, तो मैंने यहाँ से आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। सुमन तुम कब आई, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जो, जैसे अभी अपन ने कॉमा पढ़ा है, तो उसका भी यूज हो रहा है। देखो जैसे सुमन, हम रुके, हमने बोला सुमन, ऐसे बोलता तुम कब आई, तो सुमन, आपको याद हो, आप गौर से सुनिए, खुद बोल के देखिए, सुमन तुम कब आई। सुमन के बाद में हम एकदम हल्का सा रुके, हल्का सा रुके, मतलब वहां पे एकदम अल्प समय के लिए रुके, तो हमने वहां पर अल्प विराम यूज किया, और वो अल्प विराम था हमारा ये कॉमा। ठीक है, मतलब कॉमा यूज किया, सुमन। देखो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है ना, और भी बाकी की चीजें भी सीखेंगे। तुम कब आई, तो ये क्वेश्चन हो गया कि पूछ रहे ना कि तुम कब आई हो, तो यहाँ पर हमने,
ठीक है, मतलब ये हो गया हमारे यहाँ पे कॉमा का भी यूज हो गया, कैसे कहाँ लगाते हैं, और हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी सीख लिया। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में अनिश्चय या संदेह प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्टक में किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये संदेह वाला जो है ये मैं अभी आपसे बताती हूँ कि कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, क्या कहा, देखो क्या कहा, ऐसा बोलना क्या कहा, फिर रुके, वह परिश्रमी है, एकदम से ऐसा क्या कहा ऐसे हुआ तो हल्का सा स्पेस लिया, रुके, तो यहाँ पर हमारा कॉमा हो गया। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्नवाचक में कॉमा है, मतलब ये प्रश्नवाचक हर प्रश्नवाचक में कॉमा वाला यूज हो। ये तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस हमने यहाँ रखे हैं कि यहाँ पर कॉमा जो है वो यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा संदेह प्रकट हुआ है कि क्या कहा, ऐसा हुआ ना, ये थोड़ा सा मतलब वो परिश्रमी है, वो डाउटफुल क्वेश्चन है कि भाई तुमने क्या कह रहे हो, मतलब उसे डाउट है तुम ये क्या कह रहे हो, वो परिश्रमी है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन हुआ। तो जहां पे ऐसे डाउट्स होते हैं, आपको एक संदेह होता है कि क्या ये यही है, यही वास्तविकता है, तब आप वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन रिपीटली हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से हर बार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, हमने कॉमा लगा लगा करके बात कंप्लीट करेंगे। वह क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या याद करता है, यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, वो कुछ भी करता हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, तो हमने ये सारी चीजों को कॉमा के साथ कनेक्ट किया और फिर यह लिखा कि यह मुझसे क्यों पूछ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने फिर से अगेन कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि कॉमा के साथ में डायरेक्टली ही आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हो, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसका जवाब आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रश्नवाचक चिन्हों का कैसे प्रयोग होता है वो भी देख लिया, और सबसे इजीएस्ट है ये। अब आता है विस्मयवाचक। ठीक है, अब विस्मयवाचक कहाँ पर होता है, जहां पर भी आप एकदम से विस्मय मतलब आपको एक आश्चर्य होता है। ठीक है, मतलब आप एक शॉक में चले जाते हो, वो शॉक आपको किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आपका हैप्पीनेस का हो सकता है, वो आपको एकदम शॉक्ड वाला शॉक भी हो सकता है, मतलब शोक लगने वाला। ठीक है, शोक दुख वो वाला। ठीक है, तो ये विस्मय कुछ भी हो सकता है, हर्ष का हो सकता है, इसमें हर्ष, शोक यदि आदि शोक आदि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओहो ये हुआ, देखो ओहो ऐसा लिखा हमने, ओहो ये मेरा घृणा से हुआ, शोक वाला हुआ, बुरा वाला, तो मैंने यहाँ लगा दिया विस्मय। ओहो ऐसे लिखा मतलब अहो आहा ऐसे लिखा, मतलब ये मेरा हर्ष वाला हो गया। तो डिपेंड करता है, देखो हम जब बोल रहे हैं तो हमें हमारा समझ में आ रहा है कि हमारा भाव कौन सा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आपको वहां पर भी बताना पड़ेगा किस भाव से बोल रहे हो। ठीक है, तो जहां पे भी इस टाइप के मनोभाव होता है कि जहाँ पे आप आश्चर्यचकित हो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड में पूछ रहे हो, किसी घृणा में पूछ रहे हो, एक पूछ रहे हो, तो उन्हें व्यक्त करने के लिए आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और वो चिन्ह क्या है, ये है विस्मय वाचक चिन्ह। जैसे अरे बरसात होने लगी, ऐसा बोलता अरे रे, ये भी करते ना, अरे रे, आहा कितने सुंदर फूल है, तो मतलब ये मैं यहाँ पर एक खुशी से बोली आहा कितने सुंदर फूल है। हाय चोरों ने तो सब लूट दिया, तो ये हाय ऐसा आ गया। छी मतलब वही घृणा वाला हुआ, यहाँ तो कूड़ा फैला हुआ है। तो ऐसे जहां पे भी शब्द अरे ओहो आहा हाय छी, जहां पे भी ऐसे चिन्ह प्रयोग होते हैं, मतलब जहां पे आप किसी चीज के अच्छे होने या किसी घृणा होने, किसी शॉक थेरेपी में जाने वाले चीजों का शब्दों का प्रयोग होता है शुरू में, तो आप वहां पर विस्मयवाचक चिन्ह यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन मार्क ये विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, ये बात तो अलग ही समझ में आ जाएंगी कि ये वाला कहाँ लगाना है। जैसे आहा प्लीज ऐसे बोलना, ओहो प्लीज डोंट डू दिस, तो वहां पर भी ये होता है, इस टाइप की चीजें चिन्ह लगेंगे। ओहो कितना गंदा है, बोलते ना ओहो कितना गंदा है, तो वहां पे ऐसे चिन्ह लगेंगे। मतलब शुरू में जहां पे भी इस टाइप के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं तो वहां पर आप विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका योजक या विभाजक चिन्ह। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे योजक विभाजक चिन्ह या डैश में, जो मैंने आपको पहले बताया निर्देशक में। तो योजक विभाजक चिन्ह समझ लेते हैं, फिर उसके अंदर डैश पढ़ेंगे। तो योजक और ये देखो, योजक का मतलब अलग हुआ और विभाजक का अलग हुआ। योजक मीन्स आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो, और विभाजक जिससे आप किसी को अलग कर रहे हो। ठीक है, माता पिता मतलब माता और पिता, सुख और दुख, मोती से अक्षर, फूल सा, मतलब इतनी सारी चीजें तो ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके बीच में आप योजक मतलब उन दोनों को जोड़ रहे हो। ठीक है, कंजक्शन का यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपका ये चिन्ह लगता है। इन चिन्हों का प्रयोग सामाजिक शब्दों सा सी से पूर्व, मतलब जहां पर आता है ना सा सी से, उनसे पूर्व,
शब्द युग्मों मतलब दो शब्द युग्मों, जैसे माता पिता, सुख दुख, आगमन प्रस्थान, जीवन मरण, जैसे भी ये जितने भी शब्द युग्म है, तो ये सारे शब्द युग्म है, मतलब सुख और दुख, एक सुख है, दुखी है, आगमन हो रहा है, प्रस्थान हो रहा है, यहाँ पे डैश नहीं लगा, ठीक है। तो इस टाइप के जहां पे भी शब्द युग्म होते हैं, मतलब युग्म मतलब जोड़ा, मतलब जहां पे शब्दों के जोड़े होते हैं, तो वहां पर आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्लियर। दूसरा यहाँ पे ये कहा गया है कि सा, सी, से आदि से पूर्व, मतलब हिरणी सी आंखें, मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी आंखें हिरणी सी है, तो जिसकी आंखें हैं उस जैसी, तो उन दोनों के बीच में आप ये डैश लगाएंगे। मोती से अक्षर, उसके अक्षर मोती जैसे हैं, तो यहाँ पर भी आप डैश यूज करोगे, मोती से। फूल सा बच्चा, वो बच्चा फूल सा है, बहुत प्यारा है, तो फूल सा के बीच में भी आप इस तरीके का डैश लगाओगे। तो क्लियर, जहां पे भी ऐसे आएंगे सा, से, सी, मतलब आप किसी को कंपेयर कर रहे हो तो उसके बीच में आप डैश लगाएंगे। और डैश ऐसे नहीं कि पहले हिरनी सी लिख दिया, फिर सी के बाद में डैश और फिर आके, जी नहीं, तो उसके जस्ट बाद में यूज करेंगे। दायित्व शब्द के इसमें जैसे सोते, जागते, हंसते हंसते, पढ़ते, पूर्णांक से कम संख्या वाले शब्दों को बताने के लिए, जैसे पूर्णांक अगर कोई पूरा कंप्लीट होता है, जैसे 100 हो गया, ठीक है, 100, 200, 50, ऐसे ना बता करके आप मतलब उसका क्या करेंगे, मतलब आधे कम संख्या जो बताएंगे, कि जैसे कि अगर ये 100 है, तो इसका हम इसको पूर्ण करने से पहले कौन सा आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा ना। जैसे अगर उसका 1/4 कर दिया, मतलब वो पूरा हो गया, तो 1/3, 3/10, 1/4, मतलब इस तरीके के जो आते हैं, तो उन्हें हम, उनके बीच में भी आप डैश का यूज करते हो। तो डैश का तो समझ में आ गया है कि आपको कहाँ कहाँ पर यूज करना है। ये इस प्रकार के जब चिन्ह आते हैं, मतलब शब्द आते हैं, जैसे मोती से, अक्षर से, सा से आ रहा है, कोई शब्द युग्म आ रहे हैं, 1/3, 2/3, मतलब अब दो चीजों को जोड़ने के लिए आपको वो जो चीज लग रही है, वो आपका विभाजक चिन्ह या योजक चिन्ह होने वाला है। इसके प्रयोग से आप उन दोनों को जोड़ के रख सकते हैं, उन चीजों को, उन शब्दों को, ठीक है, जगह। अब इसी के सिमिलर ना एक और आता है, वो है निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पे भी डैश लगा है और वहां पे भी डैश लगा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, जो योजक चिन्ह होता है, ठीक है, जो योजक चिन्ह है वो क्या है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए है। क्लियर। योजक चिन्ह हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए है, उन दोनों शब्दों को विभाजित करता है वो, ठीक है, जिन जो शब्दों को जोड़ के रखा है उन दोनों को विभाजित करता है। जैसे माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, इन दोनों को जोड़ के किसने रखा है, और को, ठीक है, इन दोनों ने, तो बताने के लिए आप इस डैश का यूज करते हो, ठीक है, माता और ये पिता, प्लीज बंद मत होना प्लीज। हाँ, देखो, ये हो गया माता, जिसका मुझे था डर, वही हुआ, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो माता और पिता दोनों को विभाजित करने के लिए क्या था, इस तरीके से, माता डैश पिता, मतलब इन दो शब्दों के बीच का था ये हिरण सी, मतलब इसको बताने के लिए कि हिरण जैसी, ठीक है, मोती सा, मोती के जैसा, तो उसके लिए करने के लिए, मतलब उसको उससे विभाजित, उस शब्द से विभाजित करने के लिए इस डैश का यूज किया था। तो ये योजक चिन्ह इसके लिए प्रयोग हुआ। लेकिन निर्देशक चिन्ह किसके लिए होता है, जब आप निर्देशित, जैसे कि आपको याद होगा कि हम कोई भी हेडिंग डालते हैं, जैसे कि मुझे परिभाषा लिखनी है, ठीक है, ये मैंने परिभाषा लगाई और फिर हम डैश लगा देते एक लंबा सा, ठीक है, हमने एक डैश लगा दिया और फिर उसके बाद में हम परिभाषा को परिभाषित करते हैं, तो वहां पे लगता है निर्देशक, मतलब इंडिकेट करना होता है। आप किसी तरीके से, मतलब जैसे कि डैश एरो करते हैं ना, कि वो देखो उस तरफ, तो इसी तरीके से जब हम लिखने के लिए जाते हैं, तो हमने लिखा परिभाषा, फिर हमने कहा वो कह रहा है, अगर हम लंबे इसमें डैश करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा में बात करते हैं। एक सेकेंड, पीपीटी ऑन कर ले। हाँ, तो जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि मैंने कहा, तो हम वहां पे एक तो कॉमा लगाते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अगर हमें वहां पे कॉमा यूज नहीं करना, तो भी हम डैश यूज कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, वो देखो, फिर डैश। कोई भी चीज होती है कि जब हम निर्देशित करते हैं कि इस और है कुछ, ये इसने ये चीज की है, तो वहां पे उसको निर्देशित करने के लिए वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डैश का। जैसे कि सपोज मैंने, हाँ, वही परिभाषा वाला बेस्ट एग्जांपल है कि मुझे परिभाषा देना है, तो मैं डैश लगा के बता देती हूँ कि इधर ये परिभाषित किया हुआ है। फिर एक और चिन्ह आता है इस तरीके का, ये भी इसी का काम करता है, इसकी डिटेल अभी बाद में पढ़ते हैं। अब हम डैश का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
ठीक है, जो निर्देशक चिन्ह है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो ये चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। देखो योजक चिन्ह इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने ये जो डैश लगा था एकदम छोटा सा था, लेकिन ये वाला जो डैश होता है ये इतना बड़ा होता है, मतलब ज्यादा इंडिकेट करना है तो इससे बड़ा होगा ये। इसका प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व, कहा, लिखा इन सब में कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि गांधी जी ने कहा डैश हम स्वराज लाएंगे, इस टाइप के। आदि क्रियाओं के बाद में जो भी आदि क्रियाएं होंगी उसके बाद में कुछ संवादों के बीच में किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या से पूर्व, जैसे मैंने परिभाषा वाला बताया कि शब्द वाक्यांश जो है उसकी व्याख्या से पूर्व, उसकी व्याख्या से पहले हम बता रहे हैं कि हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो इन सारे जगह पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जितनी डेफिनेशन में पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो गांधी जी ने कहा डैश, गांधी जी कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा वहां लगाएंगे जो किसी स्पेशली कुछ चीज बता रहे हैं कि हमारा फोकस वही होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास वहां लगते हैं। चलो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अध्यापक ने कहा कि पाठ दोहरा कर आना, ठीक है। ये एक तो हम इस तरीके से, राणा प्रताप कह रहे हैं, राणा प्रताप ने कहा तो ये डैश, ठीक है, मतलब राणा प्रताप कह रहे हैं तो ये डैश लग गया, तो ये दोनों के बीच में डैश वाला इंडिकेट वाला है, ठीक है। देखो, अब देखो के बाद में थोड़ा सा रुकते हैं तो हमने कॉमा ले लिया और फिर उन्होंने बताया कि भामाशाह आ रहे हैं, ठीक है। भामाशाह फिर कहते हैं डैश, तो भामाशाह कह रहे हैं हो गया राजन। अब वो बोलेंगे राजन तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया एक अल्प विराम लगा है, अल्प विराम लगा दिया और कहा है कि आप मेरी यह दौलत स्वीकार करें, ठीक है। इन दोनों के बीच में हाँ यहाँ पर थोड़े से बड़े डैश यूज किए जाएंगे। इस दुकान पर आपको कोई चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और वो चीजें मिल जाएंगी तो अब यहाँ पर कैसे होंगी, कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी, कई चीजें मिल जाएंगी तो बताएंगे मिल जाएंगी कौन कौन सी, चीनी, दाल, तेल आदि। तो ये रिपीट हो रही थी तो कॉमा लगा दिया और ये इंडिकेट करके बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाने वाली है। तो आई होप आपको फर्क समझ में आया होगा योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बीच का। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास में आ रहा है उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह वही कॉमा, ठीक है, कॉमा जो होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ऊपर वाले, ठीक है। अब इन चिन्हों का प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे, मतलब आप किसी स्पेशल चीज को लिखने के लिए आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसने कहा, आपने उसको हेडलाइन कह दिया, जैसे गांधी जी ने कहा था तो आपने उसको का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप में लिखने, पुस्तक या कथन का मुद्रित करने, व्यक्ति, पुस्तक, उपनाम आदि के लिए किया जाता है। कैसे इधर देखते हैं, देखो इसके दो भेद होंगे। अभी वाले जो दो तरीके, तो एक तो सिंगल इन्वर्टेड, ठीक है, सिंगल वाला हो गया, और दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये देखो एक तो ये वाला हो गया सिंगल वाला और दूसरा हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखो आपके पास दो तरीके के इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, एक तो सिंगल और एक डबल, मतलब एक एकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा वाला। तो अब आपके पास में कंफ्यूजन आएगा कि मैम कहाँ पर हम सिंगल वाले का यूज करें और कहाँ पर डबल वाला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पर इसका यूज करेंगे। देखो इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, इसको ध्यान से रखना। रामचरितमानस तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। इसके साथ में मैं एक और जो है दोहरे के उसके भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं ताकि और अच्छे क्लियर हो। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया, ठीक है, ये यहाँ पर डबल है भाई, ठीक है, नारा दिया और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया कि इन्होंने जो नारा दिया वो बताया है। ग्रेसम का कहना था, ठीक है, ग्रेसम का कहना था डैश करके, क्या समस्या हो रही है भाई, हाँ, ग्रेसम का कहना था कि पुराना नोट नए नोट के चलने में बाधक होता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप किसी एक सिंगल चीज के ऊपर बात कर रहे हो कि रामचरितमानस ये पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, जो कि तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है, तो ऐसी चीजों को, जैसे कि यहाँ पर इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है, दिनकर का उनका मेन हेड है, तो हमने इन्वर्टेड कर दिया, यहाँ पर रामधारी को कर दिया। मतलब जब आप किसी सिंगल को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक इंडिकेट करना है, ये पेन मतलब ये हो सकता है कि बहुत बड़ी कोई चीज हो तो इसको मैंने इन्वर्टेड किया, मेरा है, तो इस तरीके से। लेकिन जब कोई कथन कह रहा है, ठीक है, जब भी कोई इंसान कोई कथन कह रहा है, कोई महान लीडर या नॉर्मल लीडर, तो तब आप वहां पर उसकी कही हुई बातों को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही बताएंगे हमेशा से। अगर कोई सिंगल चीज है उसको करना है आपको, तो वो हाईलाइट करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा की नीड पड़ती है। कोई सिंगल थिंग है तो आप उसको करेंगे किससे,
सिंगल वाले से, और किसी का कथन है, किसी ने कोई मोटो दिया है, कोई बात कर रहा है, कोई सेंटेंस कह रहा है, तो आप उसको हमेशा से डबल इन्वर्टेड कॉमा से या दोहरे उद्धरण चिन्ह जो है, उद्धरण चिन्ह, उससे आप प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे कह रही हूं, ठीक है, कि आप पढ़ाई करें, आप ध्यान से वीडियो देखें, ध्यान से आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें, रट्टा नहीं मारे। तो ये सारी चीजें कहाँ हो जाएंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और इतनी सारी जो बातें की है ना, तो ये कॉमा लग लग के, कि आप ध्यान से पढ़े कॉमा, रट्टा ना मारे कॉमा, आप सीखे कॉमा। तो इस तरीके से मतलब आपको ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो आपको सबसे पहले अपनी खुद की जो बातें हैं उसको फोकस करना होगा, कि हम कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे एकदम अल्प विराम एक छोटे समय के लिए रुक रहे हैं, कहाँ पे हम ज्यादा पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे हम पूरा रुक रहे हैं, कहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ पे हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, बातों को भी इंडिकेट करते हैं ना, कि उसने कहा, मैंने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, तो ये इंडिकेशन हुआ। और जहां पे भी इंडिकेशन होता है, अगर वो बोलने वाला इंडिकेशन है तो आप उसे डबल इन्वर्टेड में रखेंगे या डबल उद्धरण चिन्ह में रखेंगे, या जो सिंगल है, सिंगल चीज को इन्वर्टेड कर रहे हैं, वो मैं जो भी मतलब सिंगल चीज इंडिकेट, अशोक स्तंभ ऐसे करना है, तो उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रस्तुत करने वाले हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आता है विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह कहाँ पर यूज होते हैं, देखो इस टाइप का विवरण चिन्ह क्या होता है, ये जब आप कोई सूचना या निर्देश देने के लिए, जैसे कि ये निर्देश जारी हुए हैं, तो क्या देखते हैं ना, जब किसी भी नोटिस में वहां पर एक ऐसा डैश होता है, फिर पूरी बातें लिखी होती है, मतलब कोई भी चीज आप कोई सूचना दे रहे, कोई निर्देश दे रहे हैं, तो वहां पे जैसे कि नॉर्मली आप इंडिकेट करने के लिए क्या करते हो, ये डैश यूज करते हो। ठीक है, जब आप इंडिकेट कर रहे हो सिर्फ एक चीज को, तब वहां पे डैश यूज करते हैं। लेकिन जब आप कोई सूचना बता रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, तो वहां पर आप ये विवरण चिन्ह बताते हैं कि आगे भाई ऐसी ऐसी डिटेल्स है। तो अब जो विवरण चिन्ह है वो कर्म क्रिया के दो एक सेकेंड, हाँ ये इसको तो छोड़ दे, सकर्मक ये कर्मक। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब ये बता रहा है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो विवरण चिन्ह ये बताया, मतलब वो 4 पुत्र कौन कौन से है, विवरण दे रहे हैं, तो वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, ऐसे थे, तो ये विवरण बता रहे हैं। मैं वहां गई थी तो मैंने ये खाया था, फिर डैश करके वो जो विवरण चिन्ह है, और मैं पूरी जो वहां का मेन्यू था वो बता दूंगी। अगर मैं कहीं की कथा बता रही हूँ तो वहां पे विवरण करके चिन्ह लगा करके हम वो स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट है कोष्टक। अब आपको पता है कोष्टक क्या होता है, कि जब आप किसी भी सेंटेंस के एक छोटे अंश को आप क्या करते हैं, मुख्य वाक्य का रहने के बाद में उसको वहां पर बताना चाहते हैं अलग से कि इसी से कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं, तो आप उसको कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं और वहां गए थे, तो वहां पर मैं और वो, तो ये बताना है कि वो कौन है, तो मैं क्या करूंगी, उसको कॉमा करके वहां पे लिख दूंगी कि वो जो है वो फलाना ढमका जो है, राम मोहन सीता जो भी है वो ये है, तो नाम लिख करके इंडिकेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार कौन से, तो हमने यहाँ पर टेस्ट मतलब कॉमा में लिख दिया है कि राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस होते हैं, ये लगा दिया, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक है। नॉर्मली क्या लिखना था हमें, राष्ट्रीय त्योहार राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में सहायक है। अब हमें ये भी बताना है कि राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से, में लिख दिया, सॉरी ब्रैकेट में लिख में कि राष्ट्रीय त्योहार जो है वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है। कोष्टक में उस अंश को दिया जाता है जो वाक्य का मुख्य अंश होने अलग से दिया जाता है। देखो राष्ट्रीय त्योहार बोला तो है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब मुख्य अंश है ना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, फिर भी आप उसको अलग से बता रहे हैं, मतलब मेन डेफिनेशन तो डाल दी, लेकिन अब आप उसके उसके जो प्रकार है, जो उसके मतलब जिनको हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं, हमने उसको कोष्टक में बताया। यहाँ लेखन सामग्री मिल जाएंगी। अब यहाँ बता दिए कि यहाँ लेखन सामग्री मिल जाएंगी, लेकिन कौन कौन सी लेखन सामग्री मिलेंगी ये तो है, तो इन सब में इंपॉर्टेंट है रजिस्टर, पेन, इंक, पेंसिल, कटर, ये सारी चीजें, कॉपी, पुस्तक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉमा में बता दिया कि लेखन ये चीजें इंक्लूडेड है। क ख दोनों विकल्प सही है, मतलब इस तरीके से एक तो क वाला भी हो सकता है, ख भी, तो उसको भी हम कोष्टक में लिखते हैं। तो भाई ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट चिन्ह, जो कि आपको अगर कोई पैराग्राफ राइटिंग में आता है, अगर आपको पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको वहां पे डालना है कि आप कहाँ पे कॉमा डालेंगे, कहाँ पे पूर्ण विराम डालेंगे, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, या अपनी रेगुलर लाइफ में भी जो यूज होने वाले इंपॉर्टेंट हैं वो हम ऑलमोस्ट पूरे पढ़ चुके हैं। अब आपको देखना है, सीखना है कौन कौन से हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक टेबल बनाएं, वहां पे लिखिए, जैसे कि आपने लिखा है पूर्ण
विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्ण विराम है। कि सपोज किसी ने कह दिया कि वाक्य के अंत में कौन सा लगता है, तो आप वहां ये नहीं बोलेंगे कि वहां पे एक सीधी डंडी जो है एक बना दो वो हो गया, तो उस एक डंडी को आप कहते हैं पूर्ण विराम। आप टेबल बना के भी याद कर सकते हो। आपको डालना है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, कॉमा, ठीक है, जहां पे आप एकदम छोटे समय के लिए एकदम सूक्ष्म समय का जो विराम लेते हैं उसको आप कहते हैं, वहां पर अल्प विराम होता है। लेकिन जब पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लगा करके आप यूज करते हैं तो वहां पर कौन सा आता है, अर्ध विराम। ठीक है, और अर्ध विराम का सिंबल क्या होता है, डैश और ये कॉमा। ठीक है, आप ये जो टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर आपने उसके संकेत बनाए और यहाँ पे आप उसकी एक छोटी सी परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे पूर्ण विराम की वाक्य के अंत में लगाया जाता है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। अल्प विराम की जब छोटे समय के लिए विराम लिया जाता है, बहुत सूक्ष्म क्षण के लिए, तो यहाँ पे अर्ध विराम जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लिया जाता है, थोड़ा समय के लिए विराम लिया जाता है, तो यहाँ पे अर्ध विराम होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर यूज करेंगे आप, जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए या किसी संदेहवाचक कोई बात की जा रही हो तो वहां पर आप प्रश्नवाचक लगाएंगे। इस तरीके का हो गया। उसके बाद में क्या था, विस्मय वाचक। ठीक है, विस्मय वाचक कहां पर होगा, जहां पर आप शॉक्ड होते हो। ठीक है, आप खुशी में, दुख में, किसी भी तरीके से, या यूं लिख सकते हैं कि जहां पे हो, आहा, ओहो, छी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, आप विस्मय वाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये क्यों इतनी दिक्कत कर रहा है, पर पढ़ के रहेंगे हम तो पूरा। हाँ, हमारा जो टेबल है उसी को कंटिन्यू करते हैं। विस्मय हो गया। उसके बाद में कोष्टक कहाँ पर यूज करते हैं, मतलब किसी भी मेन सेंटेंस से हट करके उसका जो मेन अंश थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, जो भी बताना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको कोष्टक में रख करके बता देते हैं। तो इस तरीके का आप एक सिंपल सा टेबल बना करके चीजों को याद रख सकते हैं। जितना मैंने आपको 6, 7, 8, 10 स्लाइड जितनी भी पढ़ाई है, तो आप उसको शॉर्ट में अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें जो है भर भर के बताई है। ठीक है, समझाने में वो चीजें रखी है, लेकिन हमने उसकी परिभाषा एकदम शॉर्ट में रखी हुई है, सिंपल सी रखी हुई है, ताकि चीजों को आप जल्दी समझे, और एग्जाम्पल जितने ज्यादा बन सके उतने डाले हुए है। तो लेकिन फिर भी आप एक इजीएस्ट रीड में क्या करेंगे, आप पूरे नोट जब आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में आप एक टेबल बनाएंगे। जो टेबल आप बार बार देखेंगे तो आपको चीजें जो है वो फटाफट रिमाइंड होने वाली है। तो बहुत सारे पन्ने में न जाकर के आप सिर्फ एक पन्ने पे इतने सारे चिन्हों के आप बना सकते हैं। इवन सारे ही नोट्स आप ऐसे करें कि आप एक जगह पे सारी चीजें रखें, तो क्या होगा, उससे कंपैरिजन भी हो जाएगा। जैसे आपको निदेशक चिन्ह बताने हैं, ठीक है, कि निदेशक चिन्ह कहाँ लगते हैं, आपने उसी के नीचे या उसके ऊपर लिख के रखा हुआ है योजक चिन्ह। ठीक है, तो यहीं से आपका फर्क क्लियर हो जाएगा कि योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होने वाले हैं, निदेशक चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होने वाले हैं। तो ये चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये टेबल आपको मदद करने वाला है। आप चाहे तो अपना टेबल बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। ठीक है, कमेंट में भी आप अपने वो पिक्चर्स जो है जो आपने टेबल बनाया है वो बता सकते हैं। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछे।